आप अगर लेटरल एंट्री कर रहे हैं तो उसमें आरक्षण दीजिए, या नहीं तो लेटरल एंट्री बंद कीजिए। लेटरल एंट्री सिर्फ ब्राह्मणों और अपर कास्ट के, तथाकथित ब्राह्मणों और अपर कास्ट के लोगों को क्यों? ओबीसी जिसकी सरकार जो है गणना नहीं करा रही है, ओबीसी के साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है ना, ये प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ठीक से रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा है अपॉइंटमेंट में, बैकलॉग की बात दूर, शॉर्टफॉल की बात दूर, एसोसिएट प्रोफेसर पर और प्रोफेसरशिप पर एनएफएस लिखा जा रहा है, तो ये बात प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए। दिल में अगर जगह नहीं है ओबीसी और एससी एसटी के लिए, तो फिर कैसा देश बनेगा, कैसे समानता आएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केदार कुमार मंडल जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और आज दिल्ली में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ओबीसी सम्मेलन हो रहा है और इसी विषय पे हम उनसे बात करना है। सर, आज ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ओबीसी सम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? बिल्कुल, यह ओबीसी के समस्याओं और उनके मुद्दों और चुनौतियों को लेकर के आज का ये आयोजन था, जिसमें नेपाल और भारत के गण्यमान्य लोग शामिल हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और कई विश्वविद्यालयों के छात्र और शिक्षक इसमें वक्ता थे। और ओबीसी की समस्याएं तो आप देख ही रहे हैं इस देश में। ओबीसी जिसकी सरकार जो है गणना नहीं करा रही है, या जानबूझ करके गणना नहीं करा रही है कि उनको पता चला जाएगा कि हमारी संख्या कितनी है। 60 कह रही है सरकार, लेकिन मुझे लगता है कि ओबीसी की संख्या इस देश में 60% से भी ज़्यादा होगी। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, कहते भी हैं खुद को ओबीसी, लेकिन ओबीसी के साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है ना, ये प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतने सारे अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, ठीक से रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा है अपॉइंटमेंट में, बैकलॉग की बात दूर, शॉर्टफॉल की बात दूर है ना। और जो अभी नया रिजर्वेशन लागू हुआ है, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को, उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और ओबीसी की बैकलॉग जो कई सालों से पड़ा हुआ है, वो बैकलॉग नहीं दिया जा रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर पर और प्रोफेसरशिप पर एनएफएस लिखा जा रहा है। जितने भी लोग जाते हैं अपॉइंटमेंट इंटरव्यू देने के लिए, मैक्सिमम जो है अधिकांश को एनएफएस लिख करके वह उसका बहाली नहीं कर रहे हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए। ओबीसी कमीशन को ताकत मिलनी चाहिए, ओबीसी कमीशन को जुडिशरी पावर मिलनी चाहिए, ओबीसी कमीशन को वाइस चांसलर और प्रिंसिपल और जो आरक्षण का जो है विरोध करते हैं या आरक्षण से छेड़छाड़ करते हैं, आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसको जुडिशरी के दायरे में लाने का पावर होना चाहिए। ऐसे मुठुकवा लोगों को और ऐसे लोगों को है ना मेंबर नहीं बनाना है, ना चेयरपर्सन बनाना है। सर, बहुत लोग जातीय जनगणना के नाम पे जब ग्राउंड पे हम लोगों से बात करते हैं, तो जो उनके जो जातीय जनगणना के समर्थक नहीं हैं, जो सामान्य वर्ग के हैं, जो स्वर्ण हैं, वो कहते हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, अब देश आगे बढ़ता जा रहा है, देश ओलंपिक में झंडे गाड़ रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तो हर तरह से आगे बढ़ रहा है। और कहाँ अभी लोग जात पात में अटके हुए हैं, जो कुछ ग्राउंड पे ऐसे लोग हैं, ऐसी बातें कहते हैं, आपने भी सुना होगा। नहीं, वो तो कहते ही हैं, स्वाभाविक है, वो कहेंगे ही, क्योंकि उनको लग रहा है कि आरक्षण से, सामाजिक न्याय से जो है वो चीज़ें टूट रही हैं, ब्राह्मणवाद खत्म हो रहा है, जातिवाद खत्म हो रहा है, मनुवाद ध्वस्त हो रहा है। तो वो जातिवाद पर और जातिवाद आरक्षण का विरोध तो करेंगे ही, स्वाभाविक है। वो जाति जनसंख्या जनगणना है उसका भी विरोध करेंगे। इससे जातिवाद फैलेगा नहीं, बल्कि इससे जातिवाद खत्म होगा, दूर होगा और समाज में समरसता आएगी, समाज में जो है एक तरह से कहिए इक्वलिटी आएगी। और जो संविधान का जो चेरिश डिजायर है, संविधान क्या चाहता है कि समानता आनी चाहिए, वो समानता इस देश में आएगी। जनसंख्या और जाति जनगणना से और आरक्षण से जातिवाद फैलता नहीं है, बल्कि इससे जातिवाद दूर होगा। जो इस बात को कहते हैं वही जातिवादी हैं। सर, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का एक फैसला आया, आपने सुना होगा कि 69,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, उसमें नई मेरिट लिस्ट 3 महीने के अंदर बनाने को कहा गया और पुरानी लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया। क्या कहेंगे सर आप इस पर? हाँ, तो ये आप पूछिए, मोदी और योगी जी से पूछिए, बात कीजिए उनसे। सामाजिक न्याय के कर्णधार हैं मोदी साहब, और उन्हीं के बीजेपी के सीएम हैं योगी साहब। आखिर उनको आरक्षण उसमें क्यों नहीं दिखा?
आरक्षण क्यों नहीं दिया? अब तो कटघरे में है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी जाए, अगर वो गए तो वहाँ भी उनको डांट लगेगी। तो सवाल ये है कि अगर दिल में खोट है, दिल में अगर जगह नहीं है ओबीसी और एससी एसटी के लिए, तो फिर कैसा देश बनेगा? कैसे समानता आएगी? कैसे देश विकास करेगा? कैसे विकसित भारत बनेगा? सिर्फ नारों से नहीं बनेगा, बल्कि ग्रास रूट पर काम होनी चाहिए। सर अभी अभी एक और ख़बर आपने सुनी होगी कि 45 आईएएस अफसर को जो है लैटरल एंट्री के थ्रू जो है वो जो है सरकार में शामिल किया गया है, अफसर बनाया गया, सीनियर अफसर बनाया गया है। तो सक्षम लोगों को बनाया गया है, तो आप लोगों को इस काम से क्या समस्या है? आप उसे सक्षम कहते हैं तो क्या मानते हैं कि जो मीडिया ने जो छापा है? मैं आप ही की बात कहता हूँ या मीडिया की बात कहता हूँ या सरकार भी अगर उसको सक्षम मान कर के ही तो उसका लेटरल एंट्री कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी ये सब अक्षम हैं, वो सक्षम नहीं हैं, उसमें मेरिट नहीं है। तो आप अगर लेटरल एंट्री कर रहे हैं तो उसमें आरक्षण दीजिए, या नहीं तो लेटरल एंट्री बंद कीजिए, या बिल्कुल संविधान और संविधान के स्पिरिट और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के विरोध में है। नहीं, उसमें जो कई लोगों का ये कहना होता है कि ये ऐसे लोग हैं जो कई सालों तक पीएसयू में काम किए हैं और उनके पास एक अनुभव है और इस कारण उनको लैटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट आईएएस बनाया गया। तो दलितों में और पिछड़ों में, आदिवासियों में इस तरह से पीएसयूज और इस तरह के कंपनियों में काम करने वाले लोग नहीं हैं। मैं पूछता हूँ, तो फिर वहाँ भी आरक्षण दीजिए आप। लिटरल एंट्री सिर्फ ब्राह्मणों और अपर कास्ट के, तथाकथित ब्राह्मणों और अपर कास्ट के लोगों को क्यों? सवाल ये है, क्या सरकार ये ठीक कर रही है? बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल कि ये एक ऐसा चुनाव था जो अभी 18वां लोकसभा चुनाव हुआ आज़ादी के बाद, जिसमें संविधान मुद्दा बना। आज़ादी के बाद पहला कोई ऐसा लोकसभा चुनाव रहा होगा जिसमें संविधान मुद्दा बना, और उसके बाद जो है 4 जून को रिजल्ट आता है और 3 जून की संध्या को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति संसद से हटा दी जाती है, और फिर एससी एसटी कोटे में वर्गीकरण का फैसला आ जाता है, और इनमें से कई लोग संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उनको वोट भी मिला, और कई लोग संविधान को माथे पे भी लगा रहे थे चुनाव के ख़त्म होने के बाद। क्या कहेंगे आप इन सारे लोगों को? यह तो जो आरक्षण से जीत करके जो आपके एमपी जाते हैं उनसे पूछिए ये सवाल। हम लोग तो ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग हैं, है ना, व्याख्याता हैं, पढ़ाने वाले हैं, है ना, एकेडमिशियन हैं हम लोग। यह तो सवाल उनसे पूछी जानी चाहिए, वो कैसे वहाँ बिना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार ऐसे लोगों का चित्र जो 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 इस देश के सही में मार्गदर्शक और कर्णधार हैं, जो मतलब कहिए कि समाज सुधारक हैं, वैसे लोगों का अगर संविधान में, और संविधान का जो क्या है वो एनेक्सी है या जो भी है, वहाँ पर अगर उनका तस्वीर नहीं लगता है, हटा दिया गया है। अब देखिए, अगर नया पार्लियामेंट बना है और उसमें भी लगना चाहिए, पुराने वाले में तो था, इतना तो मुझे पता है, लेकिन नए में लगना चाहिए। और ये सवाल जो है, जो जीत करके कोटा से आए हुए, एससी एसटी कोटा से जीत करके एमपीज आए हैं, उनसे पूछिए। मैं तो उनके और उनके अलावे जितने भी महापुरुष हैं इस देश के, जो सजीव महापुरुष हैं, उनका चित्र लगना चाहिए। तो आपने सुना केदार कुमार जी को। सर पहले आप तो हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, तो आपने सुना केदार कुमार मंडल जी को, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और इनसे कई मुद्दों पे बात हुई, लेटरल एंट्री से लेके जो संविधान जो अधिकार देता है उसको किस प्रकार से जो है सरकार लगातार उसका हनन कर रही है। और आपकी क्या है इस पूरी बातचीत पर राय? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।